Hello, one and all present here. This is Amit Kumar Singh, and welcome to Rupee Run First Demat. I am SEBI registered investment advisor, and in this class, I will discuss about dividend. तो आज इस क्लास में मैं आपसे बात करूंगा डिविडेंड के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टर्म डिविडेंड आपने जरूर सुना होगा, है ना। जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो बेसिकली एज एन इन्वेस्टर आप दो चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आरओआई अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आप दो वे में कैलकुलेट कर सकते हो। आइदर यू विल गेट इन द टर्म ऑफ डिविडेंड, तो जो रिटर्न आपको डिविडेंड के टर्म में मिलता है जिसको एनुअलाइज फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो उसको डिविडेंड यील्ड बोलते हैं। और दूसरा चीज आप मेजर कर सकते हो इन द टर्म ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन। प्राइस एप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ कि आपने कोई शेयर है, मान लीजिए आपने P0 में खरीदा, उसका दाम बढ़ के P1 हो गया। तो इसी चीज को अगर आप मेजर करोगे परसेंटेज के टर्म में तो उसको आप बोलोगे प्राइस एप्रिसिएशन। दूसरा चीज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी कंपनी से, दैट दे पे यू डिविडेंड। ठीक है, तो टेलिंग यू द फॉर्मूला ऑफ डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड, यील्ड मतलब होता है रिटर्न। तो जो रिटर्न आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिले, अगर डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, टोटल डिविडेंड पेड बाय कंपनी। टोटल डिविडेंड पेड बाय कंपनी इन ए ईयर, एक साल में कंपनी कितना डिविडेंड देता है ना। इन ए ईयर, एक साल में कंपनी कितना डिविडेंड देगा, डिवाइड बाय द एवरेज मार्केट प्राइस, पिछले एक साल का एवरेज मार्केट प्राइस। इसको अगर हम लोग परसेंटेज में बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। ठीक है, तो डिविडेंड क्या होता है वो तो मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली डिविडेंड इट्स अ फॉर्म ऑफ इनफ्लो है ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑन स्टॉक्स। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कभी दिखेगा कि अचानक से आपको एक मेल आएगा, जैसे अभी कल मार्क्स एंड फार्मा ने 60 पैसा पर शेयर डिविडेंड दिया। मुझे उसका मेल आया मार्क्सन फार्मा की तरफ से कि भैया हम डिविडेंड दे रहे हैं आपको। मतलब अच्छी बात है, अगर आप मतलब आपको लेना ही है करके। इट्स काइंड ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश फ्लो जो आपको कंपनी आपको देती है ऑफ बीइंग इन्वेस्टेड इन द कंपनी, है ना। तो डिविडेंड इज लाइक ए इनफ्लो। और बेसिकली आप ये समझो कि डिविडेंड देना कंपनी के लिए कोई कंपल्शन नहीं होता। कंपनी डिविडेंड जनरली देती है जस्ट टू गिव ए पॉजिटिव इम्पेटस अबाउट देमसेल्फ, है ना। डिविडेंड जनरली कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए, है ना। अगर मैं जॉब करता हूँ एक कंपनी में और मेरी कंपनी अगर मुझे बोनस दे देती है, दिवाली का कुछ बोनस दे दी, है ना, या बीच में मुझे कुछ इंसेंटिव दे देगी तो मैं खुश हो जाऊंगा ना। तो वैसे ही अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए कंपनी जनरली डिविडेंड अनाउंस करती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, डिविडेंड एक कैश इनफ्लो है का एक जरिया है करके। आप ऐसे करके आप गूगल करके आप फिगर आउट कर सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी अभी डिविडेंड देने वाली है ना। बहुत सारे आपको वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको डिविडेंड के बारे में आपको बता देंगे। कोई भी कंपनी है, मान लो कोई रैंडमली मैं कोई कंपनी डालता हूँ, मान लो वेदांता देखता हूँ। वेदांता इज नोन फॉर डिविडेंड, तो डिविडेंड देती है। तो यहाँ पे लिखा है कि बोर्ड ऑफ मीटिंग ऑफ वेदांता इज शेड्यूल्ड फॉर टुडे फॉर द पर्पस ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट। अभी क्या हो रहा है, अभी आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 8th, सॉरी आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 11th नवंबर। तो अभी दूसरा क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है हर कंपनी का, है ना। तो उसी बेसिस पे कंपनी डिविडेंड दे रही है। कोई बहुत सारी कंपनी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है मे बी, तो अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए दे आर गिविंग डिविडेंड। तो ऐसे ही आप मतलब यू कैन गूगल इट और गेट टू नो कि भैया कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है, कौन नहीं दे रही है। आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। ऐसे रैंडमली मैं कुछ कुछ कंपनीज के नाम डाल रहा हूँ, अगर कुछ भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होगा वो मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने कॉनकोड डाला, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो अभी अपकमिंग डिविडेंड दे रहा है, 3 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड है जो 14 नवंबर को मिलेगा, चिल्ड्रंस डे के दिन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ऐसी न्यूज मिलता रहेगा। तो अभी अगर आप कॉनकोर के शेयर बाई करते हो तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा डिविडेंड का। तो जनरली जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो एक डेट मेंशन कर देगी आपको। जो चीज आपको पता होना चाहिए कि जैसे इसका डिविडेंड का डेट है 14 नवंबर, तो 14 नवंबर अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको 14 नवंबर तक के दिन आप इसके इन्वेस्टेड होने चाहिए, है ना। आपके इसमें पैसे, आपके पैसे डले होने चाहिए इस कंपनी के ऊपर, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दो चीज पता होना चाहिए, एक होता है एक्स डेट और दूसरा होता है रिकॉर्ड डेट।
है ना। ये दो चीज टर्म्स आपको पता होना चाहिए, एक्स डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट क्या होता है। तो आइए थोड़ा जानते हैं उनके बारे में। अगर मैं गूगल करके लिखता हूँ एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट एंड डिविडेंड, है ना, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम ये आपको पता होना चाहिए, तो एक्स डेट इज जनरली 2 डे बिफोर द रिकॉर्ड डेट। तो जो भी दिन आपका रिकॉर्ड डेट होगा उससे 2 दिन पहले होगा आपका एक्स डेट। जैसे कॉनकोर का 14 नवंबर को डिविडेंड का डेट है, तो 12 नवंबर जो होगा उसका एक्स डेट होगा, प्रोवाइडेड दैट एक्स डे 12 नवंबर इज अ वर्किंग डे। सो इन दिस केस द रिकॉर्ड डेट विल बी, है ना, यहाँ पे कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया है करके। So, so how do X date and record date affect the shareholder? X date and record date are two dates on which the dividend are determined for the shareholder. To understand how it affect you as a shareholder, let me go through an example. तो एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ बताया गया कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी, जिसने अनाउंस किया कि वो डिविडेंड देगी 20 अप्रैल 2022 को। जैसे इस केस में, कॉनकोर के केस में है आपका 14 नवंबर 2024, है ना। सो इट रिकॉर्ड डेट वुड बी May 5th 2024, है ना। एंड सो अप्रैल 20 विल बी कंसिडर एज ए डिक्लेरेशन डेट एंड May 3 विल बी कंसिडर एज एक्स डेट, है ना। तो यहाँ पे कोई कंपनी है जिसने अनाउंस किया था, है ना, अनाउंस्ड डिविडेंड ऑन 20 अप्रैल। उन्होंने 20 अप्रैल के दिन अनाउंस किया था कि उसका रिकॉर्ड डेट जो है 5 मई है, 5 मई के दिन वो डिविडेंड देगी। तो 20 अप्रैल हो जाएगा इसका डिक्लेरेशन डेट, जिस दिन उन्होंने ये डिक्लेयर किया। और 5 मई हो जाएगा उसका रिकॉर्ड डेट, उससे 2 दिन पहले मतलब 3 मई हो जाएगा उसका एक्स डेट। सो यू शुड बाय द पर्टिकुलर स्टॉक ऑन और बिफोर दिस डेट। तो जो भी आपका एक्स डेट है उससे पहले आपके पास वो स्टॉक होना चाहिए। तो अगर मैं कॉनकोर के केस में बोलूँ, अगर कॉनकोर के केस में अगर मैं आपको बोलूँ, तो कॉनकोर का जैसे अगर कॉनकोर जो है इट इज गिविंग ए डिविडेंड ऑफ हाउ मच, इट इज गिविंग यू ए डिविडेंड ऑफ ₹3.25। सो कॉनकोर जो है इट इज गिविंग अ डिविडेंड ऑफ ₹3.25 ऑन 14 नवंबर 2024। तो 14 नवंबर 2024 जो होगा ये इसका रिकॉर्ड डेट होगा। तो इसका एक्स डेट क्या होगा, इसका एक्स डेट होगा 12 नवंबर 2024, प्रोवाइडेड 12 नवंबर 2024 इज अ बिजनेस डे, जिस दिन ट्रेडिंग होगी। तो मतलब जो भी आपका बिजनेस डेट है, मतलब सॉरी एक्स डेट है, उस दिन या उससे पहले आपके पास इस कंपनी का शेयर होना चाहिए। क्लियर है। तो अगर आपके पास इस दिन से पहले अगर इस कंपनी का शेयर है, या इस दिन भी आपके पास इस कंपनी का शेयर है, तो देन यू आर एलिजिबल टू गेट द डिविडेंड ऑफ द कंपनी, है ना। तो यू शुड बाय द पर्टिकुलर स्टॉक ऑन और बिफोर दिस डेट। एक्स डेट इज जनरली 2 डे बिफोर द रिकॉर्ड डेट, बता दिया। इन दिस केस द रिकॉर्ड डेट इज 5th May। नाउ इफ यू हैव बॉट द स्टॉक बिफोर द एक्स डेट which is on 3rd May, you will be eligible to get the dividend advantage. And if you have bought after X date, अगर आपने X date के बाद बाई किया तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है। तो व्हेन द पर्सन इन्वेस्ट इन द स्टॉक ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी, दे डू इट टू ग्रो देयर वेल्थ, है ना। आप कोई भी कंपनी में अगर आप निवेश करते हो तो आप क्यों करते हो, क्योंकि आपको आपका पैसे की वैल्यू इंक्रीज करती है ना। क्योंकि अगर हम लोग पैसा वही अपने पास रखेंगे तो दे समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का पैसे की वैल्यू कम होगी, है ना। तो इसलिए हम उसको स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं ताकि एक डिसेंट एडवांटेज हमको मिले या एक एप्रिसिएशन मिले। है तो एप्रिसिएशन तो एक तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है अगर हमको डिविडेंड के थ्रू कुछ मिल गया, है ना। डिविडेंड देना कंपनी के लिए कोई कंपल्शन नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। कंपनी चाहेगी तो आपको डिविडेंड देगी। अभी क्या हो रहा है, अभी नवंबर का महीना चल रहा है साल 2024 का। अभी क्या हो रहा है, दूसरा क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है हर कंपनी का, जो बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। तो इसलिए जनरली कंपनी क्या कर रही है, अपने इन्वेस्टर को खुश करने के लिए दे आर गिविंग डिविडेंड। तो अभी भर भर के आपको बहुत सारे डिविडेंड मिल रहे हैं। और अगर आप लोग अभी, अगर आप मेरी बात नवंबर 2024 के टाइम पे सुन रहे हो, अगर आप इसके बाद ये वीडियो सुनोगे तो मे भी आप इससे कोरिलेट ना कर पाओ, बट एट दिस टाइम मार्केट हैज एक्चुअली फॉल significantly. Since the market has actually fallen significantly, so dividend at least is giving some kind of positiveness or optimism to the investor. So somehow dividend is making them happy. तो मैं उम्मीद कर आपको समझ में आ रहा होगा। तो व्हेन अ पर्सन इन्वेस्ट इन द स्टॉक ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी, दे डू इट टू ग्रो देयर वेल्थ। फॉर दैट पर्पस द कंपनी ऑफर डिविडेंड दैट विल एक्ट एज एन इनकम फॉर द इंडिविजुअल। तो अगर कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी में निवेश करता है तो कई कई बार कंपनी डिविडेंड देती है, जो एक काइंड ऑफ साइड इनकम हो जाता है उस इन्वेस्टर के लिए,
है ना। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि भैया मतलब कि डिविडेंड को ही सोच के आपको ट्रेड करना, ये मत सोच के मत कीजिएगा। सो टू बी एलिजिबल फॉर द डिविडेंड यू नीड टू बाय द स्टॉक बिफोर द एक्स डेट और ऑन द नेक्स्ट डेट विच इज जनरली 2 डे बिफोर द रिकॉर्ड डेट। आल्सो रिमेंबर टी प्लस, अभी T+1 सेटलमेंट है, यहाँ पे T+2 सेटलमेंट दिया है, तो अभी एक दिन लगता है पूरा सेटलमेंट होने में, है ना। और फिर आपके रिकॉर्ड डेट के दिन आपका जो भी होगा आपको डिविडेंड मिल जाएगा करके। क्लियर है आपको? तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हो ना, तो है ना। तो क्या है अपना रिकॉर्ड डेट, क्या होता है एग्जिट डेट, क्या होता है, आप पढ़ लोगे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, है ना। What is the record date? The listed company on the stock exchange sees fluctuation in the ownership of the share daily। है ना। आप ये बात तो मुझे लगता है अगर मेरी आप बात सुन रहे हो और आपने अगर हमारी वीडियोस पहले से देखी है, मैंने बेसिक्स के बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरा बेसिक का वीडियो देखो। आपको तो ये पता होगा कि शेयर मार्केट में अगर आप किसी कंपनी का शेयर लेके बैठे हो, मतलब आप उसके ओनर हो, है ना। और वो आप इंट्राडे भी कर सकते हो और वो आप डिलीवरी भी कर सकते हो, और डिलीवरी में भी ले सकते हो, इंट्राडे में भी ले सकते हो। इंट्राडे में कभी आप ओनर नहीं बनते हो, 3-15 से पहले आप बेच के बाहर निकल जाते हो। आप डिलीवरी में शेयर लेते हो तो शेयर आपका हो जाता है और आपको ओनरशिप मिलती है। कंपनी कल को बोनस देगी, डिविडेंड देगी, स्टॉक स्प्लिट करेगी, कुछ भी करेगी, हर चीज का आपको हक मिलेगा, बिकॉज यू आर वन ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी, है ना। तो बेसिकली जो डेट जो कंपनी फिक्स करती है, जिस दिन वो डिविडेंड देती है ना, उसी डेट को हम लोग रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। उससे 2 दिन पहले वाला जो दिन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स डेट बोलते हैं, है ना। तो एक्स डेट दिन तक आपके पास उस कंपनी का शेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। गोइंग फर्दर ये बात समझिए, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, उसका कुछ भाग कंपनी अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए दे देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। और बाकी भाग कंपनी अपने पास बचा के रख लेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे रिटेन अर्निंग, है ना। रिटेन अर्निंग क्या है, ये सेविंग है कंपनी का, है ना। ये है आपका कंपनी का सेविंग, है ना। ये है आपका कंपनी का सेविंग जो कंपनी ने जो बचाया अपने पास, यही रिटेन अर्निंग कंपनी क्या करेगी, यही रिटेन अर्निंग हर साल कंपनी बचा बचा के पास अपने पास रखती है ना। दिस एक्यूमुलेशन ऑफ रिटेन अर्निंग, है ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस, एक्यूमुलेशन ऑफ दिस रिटेन अर्निंग, है ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, है ना, forms the reserve and surplus of the company, form the reserve and surplus, form the reserve and surplus of the company। रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, इस रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग इंटरनल इक्विटी भी बोलते हैं, हम लोग उसको इंटरनल इक्विटी भी बोलते हैं। कल को कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी सबसे पहले अपना रिजर्व एंड सरप्लस यूज करती है। अगर आपने एक टर्म सुना है बोनस, है ना, अभी रिलायंस ने बोनस अनाउंस किया था, 1:1 का बोनस दिया था रिलायंस ने, है ना। 28 अक्टूबर उसका एक्स डेट था, रिकॉर्ड डेट था, 28 अक्टूबर 2024 उसका रिकॉर्ड डेट था रिलायंस का। तो बोनस जब भी कंपनी देगी, बोनस मतलब फ्री में शेयर देना, तो वो हमेशा कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस से देती है ना। याद रखिएगा, फाइनेंसिंग ऑफ बोनस, फाइनेंसिंग ऑफ बोनस, फाइनेंसिंग ऑफ बोनस इज डन थ्रू रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, इज डन थ्रू रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। तो कंपनी जो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट होता है उसी से कंपनी बोनस देती है, याद रखिएगा आप, है ना। अगर आपको बोनस पता है, स्टॉक स्प्लिट कर पता है, तो कभी भी कंपनी जब भी बोनस देगी अपना रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट से देगी। आपको अगर रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट देखना है ना, आप कंपनी का बैलेंस शीट खोल के देखिए, वहां पे आपको रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट दिख जाएगा, है ना। रिजर्व वो बेसिकली दैट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, तो कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, है ना, उसका कुछ भाग कंपनी अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। और बाकी पैसा कंपनी अपने पास बचा लेती है ना, जिसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। अगेन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट ए कंपल्शन फॉर द कंपनी, ये चीज क्लियर रखिए आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। कंपनी चाहेगी तो डिविडेंड देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी, है ना। तो बहुत सारे ऐसी कंपनी होती है जो डिविडेंड नहीं देती है ना। बहुत सारी कंपनी जो नामी है मतलब डिविडेंड देने के लिए, है ना। अगर आपको ऐसी कंपनी ढूंढना है जो नामी है डिविडेंड देने के लिए, तो आप क्या कीजिए, गूगल करके आप ना ये देखिए, बेस्ट डिविडेंड, बेस्ट डिविडेंड
इल्ड स्टॉक्स इन इंडिया, ये आप खोल लीजिए। ये आपको नेम ऑफ कंपनी मिल जाएगा, जैसे तपारिया टूल्स है, जागरण प्रकाशन है, कोल इंडिया है, अभिराम फाइनेंसिंग, वीएसटी इंडस्ट्रीज, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज, ये सब नाम ही है डिविडेंड देने के लिए। तो आप अगर इनमें निवेश करते हो ना तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा, है ना। तो उसके लिए आप डिविडेंड इल्ड देखिएगा, डिविडेंड इल्ड कितना है। तपारिया टूल तो आप खरीद नहीं सकते, उसको छोड़ दो। बाकी आप कोल इंडिया देखते हो सर, उसका 6% डिविडेंड इल्ड है। 6% मतलब आप एफडी में पैसा लगाओगे, आपको 6% मिलता है, तो 6 से 7% मिलता है। कोल इंडिया आपको डिविडेंड से 6% दे देगा साल का। तो इमेजिन करो कि आपने अगर अपना कुछ एक्स अमाउंट, मान लो अगर आपने 100 रुपये कोल इंडिया में निवेश किया है, तो 6 रुपये कोल इंडिया आपको सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से दे देगा। बाकी अगर कोल इंडिया का प्राइस अप्रिशिएट होगा तो अलग बात है करके, आप समझ रहे होगे। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, एक एग्जांपल से बताऊं, या कोल इंडिया का मैं आपको शीट दिखा के आपको समझाऊंगा कि जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं एनएससी की वेबसाइट में जाता हूँ, है ना, NSCindia.com, यहाँ पे मैं कोल इंडिया को सर्च करता हूँ। कोल इंडिया को सर्च किया मैंने, कोल इंडिया आ गया। और अब मैं इसके हिस्टोरिकल डेटा में चले जाता हूँ, और यहाँ पे 1 साल का डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। या मैं आपको जैसे रैंडमली आपको बता दूँ कि 1 साल पहले कोल इंडिया का क्या दाम था। चलिए इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं, है ना। तो आप ये सोचो कि अगर आपने 1 साल पहले कोल इंडिया में निवेश किया होता तो अभी तक आपको कितना मिल गया होता। तो एज्यूम करो कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, जस्ट एज्यूम, 1 2 3 4 5, मेरे पास 1 लाख रुपए है। और मान लो कि आज आठ आठ 8 नवंबर है, तो मान लीजिए 8 नवंबर, है ना। मान लीजिए कि 8 नवंबर, 8 नवंबर 2023 में अगर मान लीजिए मैंने कोल इंडिया में निवेश किया होता, एज्यूम कीजिए, फर्ज कीजिए, है ना। Just assume it that after maybe 1 year before I have done investment in Coal India। तो यहाँ पे 7 नवंबर का डेटा दे रहा है, 8 नवंबर 2023 को कोल इंडिया का दाम था 317 रुपये और 35 पैसा। कोल इंडिया का दाम था 317 रुपये और 35 पैसा। तो मान लीजिए अगर मैंने कोल इंडिया में मान लीजिए 1 लाख रुपए डाला होता, तो मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिले होते, मुझे कितने नंबर शेयर्स मिले होते, 1 लाख डिवाइड बाई 370 रुपये 35 पैसा। तो 1 लाख 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 317.35, है ना। लगभग मुझे 315 शेयर मिले होते, 315 शेयर्स मुझे मिले होते, है ना। आज कोल इंडिया का क्या प्राइस है, आज कोल इंडिया का प्राइस कितना है। आज कोल इंडिया का प्राइस है 435 रुपये और 55 पैसे। आज कोल इंडिया का प्राइस है 435 रुपये और 55 पैसे। तो है ना, ये आज का प्रेजेंट प्राइस है, कोल इंडिया का प्रेजेंट प्राइस है। ठीक है। तो आज आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्राइस एप्रिसिएशन से आपको क्या मिला होता, आपका प्राइस एप्रिसिएशन से आपको क्या मिला होता अगर आपको ये देखना है। तो प्राइस एप्रिसिएशन से आपको क्या मिला होगा, तो आपको पहले 315 शेयर मिले थे, इंटू अभी उसका दाम है 435 रुपये। तो अभी आपका जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट जो था ना, वो अभी उसकी वैल्यू होगी 1,37,000। और ये तब की बात कर रहा हूँ जब भी मार्केट गिरा हुआ है ना। मतलब आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। एक टाइम था जब आपका मार्केट राइज था, अभी पिछले 2 महीने से आपका मार्केट गिर रहा है ना। तो अभी आपका मार्केट गिर रहा है, तब कोल इंडिया का प्राइस जो है, अभी कोल इंडिया का प्राइस 435 रुपये और 55 पैसा है ना। आप देख सकते हो कुछ दिन पहले कोल इंडिया का प्राइस ऑन 31 अक्टूबर इट वॉज 452 रुपीज, है ना। और ये 477 तक गया है, आप देख सकते हो 492 तक गया है, 492 495 तक गया है। आप देख सकते हो कोल इंडिया का दाम 497 भी गया है, 500 तक 500 गया है ना।
कोल इंडिया का दाम आप देख सकते हो 500 550 रुपए तक है अभी। तो कोल इंडिया का दाम बहुत कम है। आप सोचो अगर 550 में अगर 520 अगर आज होता, तो आज सोचो आपकी वैल्यू होती 1,63,000। मैं तो आज का वैल्यू ले रहा हूँ जब मार्केट गिरा हुआ है ना। आप अगर ऐसा समझो, अगर मैं ये डेटा को लेके यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लॉट करूँ, यहाँ पे अगर मैं ऐसे आपको प्लॉट करके ग्राफ में अगर समझाने की कोशिश करूँ, वो लाइन चार्ट अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो आप देखो कोल इंडिया अभी गिरा हुआ है। आप ऐसा समझो करके कोल इंडिया एक ऑल टाइम हाई भी बनाया था, वहां से कोल इंडिया गिरा हुआ है। तो बस मैं कुछ ज्यादा आपको नहीं बताना चाहता, बस ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत अच्छा वैल्यू मिल रहा है, फिर भी आपको लगभग कितना वैल्यू मिल गया, फिर भी अगर अभी के हिसाब से भी देख रहा हूँ तो लगभग आपका कितना है, आज का वैल्यू कितना है, 4 समथिंग और सर 400 समथिंग। अभी का कितना है, 435.55, 435.55 है ना। तब भी आपको वो 1,37,000 तो मिला, तो आपका कितना रिटर्न मिल गया। अगर ऐसे आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे, 1 लाख आपने इसमें डाला था, 1 लाख पे अगर आपको इतना पैसा मिल रहा है, आप रिटर्न कैलकुलेट कर लो कि आप सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन से कितना कमा लिए। लगभग 37% आपने प्राइस एप्रिसिएशन से कमा लिए, करेक्ट है ना। है ना। है ना। और फिर डिविडेंड लगभग 6% तो कंपनी आपको डिविडेंड दे देगी। 6% अगर कंपनी आपको इसका, अगर उसने 6% अगर आपको डिविडेंड दे दिया, तो 6,000 रुपये आपने डिविडेंड से कमा लिया, है ना। आप समझ रहे हो। अब अगर मैं आपका प्राइस अप्रिशिएशन निकालूं, 6,000 प्लस 6,000 रुपये प्लस अब कितना मिला, छः आपका ये था आपका 1,37,000 डिवाइड बाई 1 लाख, है ना। जब मैं अब निकालूं एक मिनट हाँ। तो अब आपको मिल रहा है, ये हो गया 1,37,000 प्लस आपका 6,000 रुपये डिविडेंड से आपका मान लिए, माइनस 1 लाख, है ना। दिस होल डिवाइडेड बाई 1 लाख, है ना। तो आप देखो लगभग 43%, इसको मैं अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ, कन्वर्ट करूँ, तो लगभग 43% आप रिटर्न कमाए हो सिर्फ कोल इंडिया के निवेश करने से। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं विच आर नोन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो मतलब अगर आप इस आइडियोलॉजी को लेके चलते हो कि आपको डिविडेंड से कमाना है, मतलब तो आप कोल इंडिया हो गया, गुजरात पीपलो पोर्ट्स हो गया, उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस हो गया, रुचिरा पेपर, है ना, कैस्ट्रॉल पावर ग्रिड, आईसीसी सिक्योरिटीज, ये सब में देखिए जो स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है, कैनरा बैंक, ये सब में आप देख सकते हैं निवेश करने के लिए, है ना। आपको डिविडेंड से दे गिव यू गुड वैल्यू तो डिविडेंड, है। तो अगर आपके पास 10 लाख 20 लाख रुपए है, अगर आप ऐसी कंपनी निवेश करते हो जो आपको अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं, तो साल का 6 से 7% तो आप डिविडेंड से बस बना लोगे, है ना। बाकी प्राइस एप्रिसिएशन ये अलग चीज है, या कभी कभी जैसा अभी का समय जब स्टॉक मार्केट इज नॉट डूइंग दैट वेल, तो उस समय ये आपके लिए एक काइंड ऑफ इनकम हो गया, है ना। एफडी में पैसे डालता तो 6% मिलता, यहाँ से मुझे 6% डिविडेंड से कमा लिया, तो हो गया करके, है ना। बाकी मैं अब मार्केट के हिसाब से तो मैं स्टॉक का वैल्यू बढ़ता ही रहेगा करके, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा करके। तो डिविडेंड देना कंपनी के लिए कोई कंपल्शन नहीं होता है। इफ द कंपनी वांट दे विल गिव यू डिविडेंड, है ना, अदरवाइज दे विल नॉट गिव यू डिविडेंड, है ना। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तो डिविडेंड, है ना, डिवाइड बाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। वही अगर आप डिविडेंड को रिटेन अर्निंग से डिवाइड करते हो, डिविडेंड डिवाइड बाई रिटेन अर्निंग, डिविडेंड डिवाइड बाई रिटेन अर्निंग अगर आप निकालते हो, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन रेशियो, डिविडेंड डिवाइड बाई रिटेन अर्निंग, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन रेशियो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। ये सब फॉर्मूलाज अगर याद रहेंगे तो अच्छी बात है ना। एंड इफ यू मल्टीप्लाई द रिटेंशन रेशियो विद द रिटर्न ऑन इक्विटी, व्हाट यू विल गेट, वी विल कॉल दिस एट अ ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला फाइनेंस वाइज ये है ना। रिटेंशन रेशियो को आप रिटर्न ऑन इक्विटी से इंटू कर दो,
रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? रिटर्न इक्विटी का फॉर्मूला मतलब आपको इक्विटी पे क्या रिटर्न मिल रहा है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी। इक्विटी मतलब नेटवर्थ, इक्विटी मतलब नेटवर्थ और बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। क्लियर है? तो आप किसी भी कंपनी का अगर आपको ग्रोथ निकालना है तो आप रिटेंशन रेशियो को यूज कर सकते हो टू डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो अगर आपको पी रेशियो समझ में आता है तो पी रेशियो में दे समथिंग कॉल्ड पीजी रेशियो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, जो आइडियली किसी भी कंपनी के लिए वो वैल्यू, अगर वो वैल्यू आपका 0 से ज्यादा होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए, दैट इज बेसिकली पी रेशियो डिवाइड बाय ग्रोथ रेट, है ना। पी रेशियो डिवाइड बाय ग्रोथ परसेंटेज, इसको हम लोग पीजी रेशियो बोलते हैं या प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो बोलते हैं। जैसे अभी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आके देख सकता हूँ इसका पीजी रेशियो कितना है। इसका पीजी रेशियो 5.5 है, मतलब 1 से ज्यादा है, मतलब अच्छी बात नहीं है। जो भी कंपनी का पीजी रेशियो 1 से कम होगा वो अच्छी कंपनी, उसको मतलब उसमें आप ये कह सकते हो उसका ग्रोथ जो हो रहा है। पी रेशियो इज द कॉस्ट, पी रेशियो क्या होता है, आपकी कॉस्टिंग है। और ग्रोथ क्या है, जो इसकी वैल्यू जो बढ़ रही है समय दर समय, है ना। तो अगर आपका ग्रोथ पी रेशियो अच्छा होगा तो दैट इज अ गुड साइन। अगर मैं कोई कंपनी डालता हूँ जैसे टीटागढ़ है, मान लीजिए मैंने कोई कंपनी डाला, मान लीजिए टीटागढ़ रेल सिस्टम अगर मैं डाल रहा हूँ, तो अगर मैं आपको इसका दिखाऊं, है ना, इसका पी रेशियो भी 1 से ज्यादा है तो ये अच्छा चीज नहीं, देखो लिखा हुआ है रेड कलर में, है ना। जैसे मैं जुपिटर वेगन डालता हूँ, जुपिटर वेगन डालता हूँ, है ना। तो अगर आपको ग्रोथ एक पैमाना देखना है तो आप उस कंपनी को प्रेफर करोगे जिसका पीजी रेशियो 0 से ज्यादा है और 1 से कम है। ये देखिए जुपिटर वेगन देख रहा हूँ तो पीजी रेशियो इसका 1 से कम है, इसलिए इसको ग्रीन कलर दिखा रहा है, मतलब इसमें ग्रोथ रेट जो है इसके पी रेशियो से ज्यादा है। पी रेशियो कॉस्ट होता है ना, तो वो अच्छी साइन है करके। क्लियर है ना? आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा करके, है ना। तो फंडामेंटल एनालिसिस जब भी हम लोग करते हैं तो वी कीप एन आई ऑन दीज पैरामीटर्स, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टर्म डिविडेंड समझ में आया होगा कि व्हाट इज बेसिकली डिविडेंड इज ऑल अबाउट। डिविडेंड कुछ नहीं है, प्रॉफिट का एक भाग है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को खुश करने के लिए टाइम बाय टाइम देते रहती है ना। शेयर होल्डर जनरली दो तरह के होते हैं, या तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर मुझे लगता है आपको पता भी नहीं होगा। मतलब इट डजेंट मैटर मच इफ यू आर एमकॉम और एमसीए स्टूडेंट्स और एमबीए स्टूडेंट, देन आपने टेक्स्ट बुक में जरूर पढ़ा होगा क्या अबाउट what about ordinary share and preference share. Preference share is a term, it is not very relevant term, but बुकिश टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है एंड अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसके पास, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहली प्रेफरेंस मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर नेवर हैव द ओनरशिप राइट्स, है ना, वो उसको प्रेफरेंस मिलता है व्हेनेवर द कंपनी डिक्लेयर एनी काइंड ऑफ बेनिफिट टू द शेयर होल्डर, है ना। प्रेफरेंस शेयर अगर मार्केट में इशू होता है एक लिमिटेड टाइम के लिए इशू होता है। अभी हम जो भी शेयर्स की बात करते हैं हर चीज आपका ऑर्डिनरी शेयर्स है जहाँ पे आपको ओनरशिप राइट मिलता है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा डिविडेंड्स के बारे में, व्हाट इज डिविडेंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक अवर वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू, बाय।